हमारे यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में फिर से स्वागत है। तो स्टूडेंट, मैं आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ गया हूँ यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 का साइंस वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लघु उत्तरी प्रश्न। जब आपका टारगेट 70 का रहेगा, लेकिन मैं आपको वही प्रश्न लेकर आया हूँ जो आपके बोर्ड एग्जाम में मैच करे। तो मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे स्टूडेंट, चलिए हम लोग वीडियो को अब बिना लेट के स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि आपको पॉलिटेक्निक या बोर्ड एग्जाम से कोई भी ऐसी वीडियो इंटरेस्ट मिले, सबसे पहले उसका लिंक आपके पास पहुंचे। तो आपको मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात और बताना चाहता हूं। जो भी स्टूडेंट पॉलिटेक्निक 2024 डिप्लोमा इन फार्मेसी और डिप्लोमा की तैयारी करना चाहता है वो हमारे इस चैनल से अपनी तैयारी कर सकता है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप जैसे क्लास इन होता है उस क्वेश्चन का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो उसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। तो चलिए हम लोग वीडियो को बिना लेट के स्टार्ट करते हैं और चलते हैं, देखते हैं कि हम लोग को जो वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कौन से क्वेश्चन जो हम लोग का टारगेट 70 का 70 रहने वाला है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हम लोग को यहाँ पे आ चुके हैं। जो हमारा यहाँ पे कहा गया है कि लघु उत्तरी प्रश्न क्या है, लघु उत्तरी प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1 मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ। तो चलिए मेरे प्यारे साथी, हम लोग प्रश्न नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 1 में क्या पूछा गया है, यहाँ पे ध्यान देंगे। देखिए सूचक क्या है, सूचक क्या है। एक उदाहरण की सहायता से अम्ल क्षार सूचकों के अम्लीय तथा क्षारीय माध्यम में रंग परिवर्तन को स्पष्ट कीजिए। क्या है, रंग परिवर्तन को स्पष्ट कीजिए। और यहाँ पे जो दिया गया है दूसरा है, यहाँ पे मिथाइल ऑरेंज व फिनोल्फेथलीन किस प्रकार सूचक कार्य करते हैं, स्पष्ट कीजिए। आपको इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आपको दो ऐसे क्वेश्चन पूछें या करके तो आपको किसी एक का जवाब देना रहता है। तो दोनों का आपका आंसर क्या लिखेंगे, आप आंसर लिखेंगे, क्या आंसर लिखेंगे। चलिए देखिए इसका आंसर लिखेंगे सूचक, हेडिंग डालेंगे सूचक। अम्ल क्षार सूचक वे पदार्थ हैं, क्या, अम्ल क्षार सूचक वे पदार्थ हैं जिनका अम्लीय विलयन में एक रंग तथा क्षारीय विलयन में दूसरा रंग होता है। क्या है आपका, क्या होता है। अब पहले का उत्तर लिखेंगे, क्या है, सूचक वाले का उत्तर क्या लिखेंगे, आप लोग ध्यान देंगे। सूचक का उत्तर लिखेंगे सूचक अम्ल क्षार सूचक वे पदार्थ हैं जिनका अम्लीय विलयन में एक रंग तथा क्षारीय विलयन में दूसरा रंग होता है। उदाहरणता में क्या लिखेंगे, क्या है, मिथाइल ऑरेंज। क्या लिखेंगे, मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज एक नारंगी रंग का रंजक है। क्या है, मिथाइल ऑरेंज एक नारंगी रंग का रंजक है। जब मिथाइल ऑरेंज का एक बूंद अम्लीय विलयन में मिलाई जाती है तब अम्लीय विलयन का रंग लाल हो जाता है। जब मिथाइल ऑरेंज की एक बूंद को क्षारीय विलयन में मिलाने पर क्या है, विलयन का रंग पीला हो जाता है। क्या है, रंग विलयन पीला हो जाता है। तो देखिए अब आपको समझ में आया कि नहीं आया। तो अगर आपको समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइए। तो चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे। देखिए आपको एक बार और मैं आपको समझा रहा हूँ कि देखिए सूचक, हेडिंग डालेंगे अम्ल क्षार सूचक वे पदार्थ हैं, क्या है, अम्ल क्षार सूचक वे पदार्थ हैं जिनका अम्लीय विलयन में, क्या है, जिनका अम्लीय विलयन में एक रंग तथा एक क्षारीय विलयन में दूसरा रंग होता है। क्या है, दूसरा रंग होता है। मिथाइल ऑरेंज हेडिंग डालेंगे, ये तो आप सूचक का लिखे थे। अब मिथाइल का हेडिंग डालेंगे मिथाइल ऑरेंज। तो आप हेडिंग देके लिखेंगे कि मिथाइल ऑरेंज एक नारंगी रंग का रंजक है। क्या है, मिथाइल ऑरेंज एक नारंगी रंग का रंजक है। जब मिथाइल ऑरेंज की एक बूंद, क्या है, जब मिथाइल ऑरेंज की एक बूंद अम्लीय विलयन में मिलाई जाती है
क्या है, अम्लीय विलयन में मिलाई जाती है, तब विलयन का रंग क्या है, तब विलयन का रंग लाल हो जाता है। क्या है, तब विलयन का रंग लाल हो जाता है जब मिथाइल ऑरेंज की एक बूंद को क्षारीय विलयन में मिलाने पर विलयन का रंग पीला हो जाता है। तो अब आप लिखेंगे, अब आगे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आप आगे लिखेंगे क्या करेंगे, अब आप आगे नोट करते हुए चलेंगे, क्या नोट करेंगे, मिथाइल ऑरेंज, क्या है, मिथाइल ऑरेंज कोष्टक में उदासीन, अब डैश देंगे, क्या होगा, नारंगी, क्या है, नारंगी। आप इस तरह को, इससे आपको पेपर में भी इसी तरह से लिखना है। तो दूसरा क्या है, मिथाइल ऑरेंज प्लस अम्लीय विलयन डैश देंगे लाल। समझ में आया, मिथाइल ऑरेंज अम्लीय विलयन में क्या होगा, लाल होगा। अब मिथाइल ऑरेंज क्षारीय विलयन में क्या होगा, पीला होगा। तो आपको ऐसे लिख लेना है। तो मेरे स्टूडेंट, अगर आप चाहते हैं इसका पीडीएफ आपको मिल जाए, तो आपको इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ। तो चलिए, ये तो हम लोग का क्या था, ये तो हम लोग ये हम लोग का था क्या, सूचक अम्लीय क्या है माध्यम में परिवर्तनों को स्पष्ट किया। अब हमने मिथाइल ऑरेंज फिनोल्फेथिलीन को देखेंगे, क्या है, फिनोल्फेथिलीन देखेंगे। तो अब क्या करेंगे, आप यहाँ पे ध्यान देंगे, क्या करेंगे, फिनोल्फेथिलीन डालेंगे। हेडिंग, फिनोल्फेथिलीन एक रंग पदार्थ है, क्या है, एक रंगहीन पदार्थ है। क्या है, एक आपका एक क्या है, एक रंगहीन पदार्थ है। क्या है, एक रंगहीन पदार्थ है। अम्लीय विलयन में यह रंगहीन रहता है। ये क्या होगा, देखिए, जब ये अम्लीय विलयन रहेगा तो यह रंगहीन रहता है। जब फिनोल्फेथिलीन की एक बूंद क्षारीय विलयन में मिलाने पर विलयन गुलाबी हो जाता है। क्या है, विलयन गुलाबी होता है। तो आपको तो अब लिख चुके होंगे। अब यहाँ पे इसका उदाहरण लेंगे, फिनोल्फेथिलीन उदासीन में क्या होगा, आपका रंगहीन होगा। और आपको यही अम्लीय में क्या होगा, रंगहीन होगा। और क्षारीय में क्या होगा, गुलाबी होगा। क्या होगा, गुलाबी होगा। तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 था, ये आपको एक नहीं कई बार आपको यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे, देखते हैं हम लोग का दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है। देखिए, दूसरे नंबर क्वेश्चन में बड़े ही प्यार, बड़े ही तगत से कहा है, पीएच की परिभाषा दीजिए। क्या है, पीएच की परिभाषा दीजिए। इसका हाइड्रोजन आयन सांद्रण से क्या संबंध में है, क्या क्या संबंध में है, या करके पूछेगा। पीएच मूल्य क्या है, क्या है, पीएच मूल्य क्या है, हमारे दैनिक जीवन में इसका महत्व समझाइए। क्या है, पीएच का मूल्य क्या है, इसको हमारे दैनिक जीवन में समझाइए। ठीक है। अब तीसरा में आपको या करके यही पूछेगा, पीएच मान से आप क्या समझते हैं, शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयनों का सांद्रण क्या होता है। क्या है, सांद्रण क्या होता है। तो देखिए मेरे प्यारे साथी, 2014 और 2016 में पूछा गया है, 2019 और 2023 में पूछा गया है, और 2022 में भी पूछा गया है। क्या है, 2022 में पूछा गया है। तो ये आपको या करके इसी तरह से पूछेगा। तो चलिए, अब इसका आंसर क्या देंगे, आप इसका आंसर देंगे मेरे प्यारे साथी, इसका आंसर देंगे पीएच अम्लों एवं क्षारकों के जलीय विलयन। क्या है, पीएच अम्लों एवं क्षारकों के जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयनों की, क्या है, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता मापने की, क्या है, सांद्रता मापने की इकाई है। क्या है, सांद्रता मापने की इकाई है। किसी विलयन का पीएच मान, क्या है, किसी विलयन का पीएच मान उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रण के व्युत्क्रम का लघुगणक होता है। क्या होता है, लघुगणक होता है। क्या होता है, लघुगणक होता है। तो आप क्या करेंगे, लघुगणक होता है। तो आपको समझ में आ गया। तो इसको क्या लिखेंगे, पीएच अम्लों एवं क्षारकों के जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता मापने की इकाई है। क्या है, सांद्रता मापने की इकाई है। किसी विलयन का पीएच मान उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयनों सांद्रण के व्युत्क्रम का लघुगणक होता है। जैसे पीएच बराबर, क्या पीएच बराबर माइनस लॉग, क्या माइनस लॉग कोष्टक में एच प्लस होता है। क्या है, प्लस क्या होता है, एच प्लस होता है। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे,
H प्लस बराबर H प्लस आयनों की मोल बटे लीटर में सांद्रण क्या है, आयनों का मोल बटे लीटर में सांद्रण क्या है, बटे में सांद्रण। अब क्या करेंगे आपके यहाँ पे सांद्रण, शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयनों का सांद्रण क्या है, शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयनों का सांद्रण 1 × 10⁻⁷ मोल लीटर होता है। क्या होता है, मोल लीटर होता है। क्या होता है, मोल लीटर होता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग लिखते हैं दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या है, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व है। तो आप लिखेंगे दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। नंबर 1 हमारे पाचन तंत्र का पीएच क्या है हमारे पाचन तंत्र का पीएच है। हेडिंग लगाएंगे, लिखेंगे हमारे उदर क्या है, हमारे उदर में स्थित HCl अम्ल क्या है, हमारे उदर में स्थित HCl अम्ल भोजन के पाचन में सहायक होता है। क्या है, भोजन के पाचन में क्या होता है, सहायक होता है। आप ये लिखेंगे पीएच का दैनिक जीवन में महत्व पे लिखेंगे हमारे पाचन का महत्व पीएच। क्या लिखेंगे, हमारे उदर में स्थित HCl अम्ल भोजन के पाचन में क्या होता है, जो हम लोग भोजन करते हैं उसमें क्या होता है मेरा, ये सहायक होता है। अधिक मात्रा में HCl का उत्पादन उदर में क्या है, आपको अधिक मात्रा में क्या है, अधिक मात्रा में HCl का उत्पादन उदर में गंभीर दर्द व जलन उत्पादन कर देता है। क्या है, आप ध्यान देंगे अधिक मात्रा में अगर HCl का उत्पादन उदर में गंभीर दर्द व जलन का क्या है उत्पन्न कर देता है। क्या है, गंभीर जो बहुत तेजी से दर्द होगा और जलन उत्पन्न कर देता है, जिससे मुक्त होने के लिए प्रति अम्ल क्या है, जिससे मुक्त होने के लिए प्रति अम्ल एनिक एसिड क्या है, एंटी एसिड लेना पड़ता है। क्या है, एंटी एसिड लेना पड़ता है, जिसे आप दवा के रूप में जानते हैं। ठीक है, आप लोग समझते हैं कोई आपका दर्द होता होगा तो कहीं भी तो आप क्या करेंगे, पहले एंटीबायोटिक को लेंगे दवा। तो इसमें क्या है, एंटिक एसिड लेना पड़ता है। यह HCl क्या, यह HCl की अधिक मात्रा को अभिक्रिया द्वारा क्या है, यह HCl की अधिक मात्रा को अभिक्रिया द्वारा उदासीन क्या कर देता है, उदासीन कर देता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रति अम्ल का एक अच्छा उदाहरण है। क्या है, यह किसका है, इसका एक क्या है, प्रति अम्ल का एक अच्छा उदाहरण है। ये तो हमारे दैनिक जीवन में पीएच का महत्व था। क्या है, ये हमारे दैनिक जीवन में पीएच का महत्व था। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग अभी तक नहीं लिखे होंगे तो मैं इसका PDF मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में दे दूंगा। आप लोग वहां से जाके लिख लेंगे। एक नहीं कई बार इसको आप रिवीजन करेंगे, लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। इसको मैं आपको सटीक तरीका बता दूंगा याद करने का। तो चलिए हम लोग देखते हैं हम लोग के दूसरा क्या पूछा गया है, पीएच परिवर्तन के कारण क्या है, दत्त क्षण। क्या यही आपको पीएच में महत्व के लिख रहे हैं। अभी आपको इसका दूसरा हेडिंग लिख रहे हैं, ध्यान देंगे दूसरा हेडिंग लिख रहे हैं। तो अब आगे ध्यान देंगे, मुंह के पीएच मान का 5.5 से कम अर्थात अधिक। क्या है, 5.5 से कम अर्थात अधिक अम्लीय होने पर क्या है, अम्लीय होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। क्या है, दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। दांतों की सुरक्षा के लिए क्या है, दांतों की सुरक्षा के लिए दांतों पर कैल्शियम फास्फेट का इनमेल क्या है, इनमेल होता है। क्या है, इनमेल इनेमल है। क्या है, इनेमल होता है, जिसका पीएच 5.5 से कम होने पर संरक्षण क्या है, हो जाता है। क्या होता है, संरक्षण हो जाता है। क्या है, संरक्षण हो जाता है। उचित दंत मंजन क्या है, उचित दंत मंजन क्षारीय प्रकृति का होने के कारण क्या है, क्षारीय प्रकृति होने के कारण के प्रयोग द्वारा दंत क्षय को रोका जा सकता है। क्या है, दंत क्षय, जो दंत में क्षय होंगे, जो क्षय होंगे उसके कारण हम लोग रोक के जा सकते हैं। तो आपको समझ में आया कि नहीं आया।
तो इसका मैं आपको PDF आपको अपने टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में दे दूंगा, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ। तो चलिए हम लोग अब चलते हैं। इसका तीसरा क्या है, पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न क्या है, आयनों का आत्मरक्षा। क्या है, आत्मरक्षा है। तीसरा हमारा क्या है, आत्मरक्षा है। तो चलिए हम लोग तीसरे पे देखते हैं क्या हम लोग का तीसरा क्या पूछा गया है। यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, ध्यान देंगे। तो देखिए तीसरे में हमसे कहा गया है कि पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न आयनों का आत्मरक्षा। ठीक है, मधुमक्खी क्या है, मधुमक्खी के डंक में अम्ल होता है। क्या है, मधुमक्खी के डंक में अम्ल होता है, जो इसके द्वारा काटने पर यह हमारे शरीर में प्रविष्टि कर देता है। क्या है, प्रविष्टि कर देता है। तो देखिए क्या देखेंगे, मधुमक्खी के डंक में अम्ल होता है, जो इसके काटने पर यह हमारे शरीर में प्रविष्टि कर जाता है। क्या है, जैसे आप कोई मधुमक्खी काट ले तो आपको क्या, उसके जो क्या होगा, काटने पर हमारा क्या होगा, हमारे शरीर में प्रविष्टि कर जाता है, मतलब दर्द होने लगता है, जिसे हमें जलन व दर्द का अनुभव होता है। तो क्या मैं बोला कि जो हमें क्या होता है, दर्द और जलन का मैं लोग अनुभव करता हूँ, अनुभव होता है। डंक मारे गए स्थान पर बेकिंग सोडा जैसे दुर्बल छाल लगाने से आराम मिलता है। क्या है, अगर जहाँ पे डंक मारा रहेगा मधुमक्खी, जिस जगह हमको डंक मारी रहेगी मधुमक्खी, क्या रहेगा, मारे गए स्थान पे बेकिंग सोडा जैसे दुर्ब अम्ल लगाने से हमको क्या आराम मिल जाता है। हमको क्या होता है, जैसे कि हम लोग जहाँ हमको मधुमक्खी अपने डंक से मारी रहती है, हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं, बेकिंग सोडा जैसे दुर्बल छाल लगा लेते हैं, तो हम लोग को क्या होता है, आराम मिल जाता है। इसी प्रकार कई अन्य जंतुओं से हम उचित उपचार द्वारा आत्मरक्षा कर सकते हैं। क्या है, हम लोग इसी प्रकार कई अन्य जंतुओं, क्या है, कई अन्य जंतुओं से हम लोग उचित उपचार द्वारा क्या है, आत्मरक्षा, अपनी जो आत्मरक्षा है क्या है, कर सकते हैं। तो इस पे आप भी लिख सकते हैं कि मधुमक्खी के डंक में अम्ल होता, मतलब मधुमक्खी के डंक में, आप इसे जहर भी लिख सकते हैं, लेकिन जहर बेकार लगेगा, इसलिए लिखेंगे मधुमक्खी के डंक में अम्ल होता है, जो इसके द्वारा काटने पर हमारे शरीर में प्रविष्टि कर जाता है, जिससे हमारे शरीर में जलन व दर्द का अनुभव या जलन या अनुभव होने लगता है। डंक मारे गए स्थान पे हमको आराम के लिए दवा लेते हैं तो हमको आराम मिलता है। लेकिन इसके इस मारे लिखेंगे, डंक मारे गए स्थान पर बेकिंग सोडा जैसे क्या है, दुर्बल छाल लगाने से क्या होता है, आराम मिलता है। इसी प्रकार कई अन्य जंतुओं से हम लोग उचित उपचार द्वारा आत्मरक्षा अपना कर सकते हैं। क्या है, हम लोग अपना आत्मरक्षा कर सकते हैं। तो स्टूडेंट चलिए हम लोग चलते हैं अब अगले क्वेश्चन, अगला चौथे नंबर पे क्या लिखेंगे, पौधों में पीएच। क्या है, पौधों में पीएच, पौधों में पीएच क्या है हम लोग समझेंगे। क्या है, पौधों में पीएच होता क्या है, आप लोग इसमें ध्यान देंगे। देखिए हम लोग पौधों में पीएच, देखिए यहाँ पे थोड़ा छूट गया है, जो टाइप कर रहे थे हमको लगता है, और टाइप सही से किए नहीं थे। देखिए कई पौधों से, आप लोग लिखते हुए इसको चलेंगे, कई पौधों से हानिकारक अम्लों का स्राव होता है। क्या होता है, अम्लों का स्राव होता है, जैसे टेनल। क्या है, जैसे टेनल एक साकी पौधा है। क्या है, टेनल एक साकी पौधा है। इसका पत्तों में क्या है, इसके पत्तों में डंक नमूना बाल होता है। क्या है, इनके पत्तों में क्या, डंक नमूना क्या होता है, बाल होता है, जो जंतु के शरीर से छू जाने पर डंक जैसा दर्द होता है। जैसे कि मान लीजिए अगर ये जंतु के शरीर में छू जाता है तो उनको क्या होता है, दर्द होता है। क्या होता है, दर्द होता है, क्योंकि इसके बालों में मेथेनोइक क्या है, मेथेनोइक अम्ल का स्राव होता है। क्या है, मेथेनोइक अम्ल का स्राव होता है। इससे उत्पन्न दर्द को दूर करने के लिए ढाक के पौधे के पत्ते को रगड़ रगड़ कर प्रयोग किया जाता है। क्या है, डाक के पत्ते को रगड़ कर प्रयोग किया जाता है। तो चलिए एक बार आप लोग इसको और लिखेंगे, क्योंकि ये छूट गया है, आप लोग इसको नोट कर लेंगे। क्या ऐसे नोट करेंगे, इसको आप लोग नोट करेंगे कि नोट करेंगे पीएच में क्या है, पीएच में पौधों में पीएच, क्या, पौधों में पीएच, कई पौधे से हानिकारक अम्ल का स्राव होता है।
चलिए आप लोग नोट करिए, नोट करती कापी पे, क्योंकि छूट गया थोड़ा बीच में, तो आप लोग इसको नोट करते हुए चलिए, नोट करते हुए चलिए। आप लोग कापी पे नोट करिए। जब आप लोग अपने किसी फेयर जगह लिखिएगा तो उस पर आप इसको नोट कर लीजिएगा। कई पौधों से हानिकारक अम्लों का स्राव होता है, जैसे डेंटल एक शाकी पौधा है। क्या है डेंटल? क्या है डेंटल? एक शाकी पौधा है। इसके पत्तों में डंक नमूना, क्या डंक नमूना बाल होते हैं जो जंतु के शरीर से छू जाने पर डंक जैसे, क्या है डंक जैसे दर्द, क्या है दर्द देते हैं, क्योंकि इसके बालों में से मेथनोइक अम्ल का स्राव होता है। इसे उत्पन्न दर्द को दूर करने के लिए, क्या है इसको उत्पन्न इस दर्द को मेथाइल अम्ल का स्राव होता है। इसे उत्पन्न दर्द को दूर करने के लिए डांक के पौधे, क्या है डांक के पौधे के पत्ते को रगड़ कर का प्रयोग किया जाता है। क्या है पौधों का प्रयोग किया जाता है। तो मेरे साथी, ये जो मेरा था, पीएच की परिभाषा दीजिए, पीएच हाइड्रोजन आयन सांद्रता से संबंध लिखिए। ये तो मैं आपको बता दिया, इसका भी आंसर। पीएच मूल्य क्या है इसको भी मैं बताया। हमारे दैनिक जीवन में इसका महत्व मैं आपको बताया हूँ। पीएच मान में आप क्या समझते हैं? शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता क्या होती है? इन सब सारी चीज़ों को आप लोग क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर तीसरा हमसे क्या गया है? कास्टिक सोडा तथा प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग लिखिए। क्या है? अब आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे, आप लोग क्या ध्यान देंगे? कास्टिक सोडा तथा प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग लिखिए। ये 2022 में पूछा गया है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग लिखिए। क्या है? उपयोग लिखिए। ये 2023 में पूछा गया है। तो चलिए आप लिखेंगे कास्टिक सोडा का उपयोग। क्या है? कास्टिक सोडा का उपयोग आप लोग हेडिंग डालेंगे। क्या डालेंगे? कास्टिक सोडा का उपयोग। नंबर 1 में लिखेंगे साबुन के डिडेंटल में क्या के निर्माण में, ऊर्जा के स्रोत में। 2 है, क्या है? साबुन के डिटेंटेंट डिटेंटेंट के निर्माण में, ऊर्जा के स्रोत में। क्या है? ऊर्जा के स्रोत में। अब आप लिखेंगे मेरे प्यारे साथी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग। क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ किया जाता है इसको लिखेंगे। क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग क्या लिखेंगे? शल्य चिकित्सक में प्लास्टर, क्या है प्लास्टर करने में। क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग शल्य चिकित्सा में प्लास्टर करने में, और दूसरा मूर्तियाँ एवं खिलौने बनाने में। क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, क्या है जिसे आप लोग क्या नाम है, जब जैसे कि आप लोग जैसे आपके पुट्टी जैसे पोड़ते हैं, सफ़ेद तरह का होता है, उसी को आप प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि मेरा अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है। तो देखिए मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे भाई, और अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि आपको ऐसी कोई भी वीडियो है सबसे पहले आपको पहुंचे। अगर इसका पीडीएफ चाहते हैं तो इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ। क्या है होगा? तो चलिए हम लोग चलते हैं, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी के आधार पर व्याख्या कीजिए। क्या कहा है? विद्युत रासायनिक श्रेणी के आधार पर व्याख्या कीजिए। क्योंकि कॉपर तन सल्फ्यूरिक अम्ल में घुलकर हाइड्रोजन गैस मुक्त, क्या है मुक्त नहीं करता है। क्या है? गैस मुक्त नहीं करता है। तो अब इसके देखिए 2017 और 18 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसे आप कैसे लिखेंगे? तो एक बार क्वेश्चन को समझेंगे और उसके बाद फिर मैं आपको नोट कराता हूँ। देखिए आपको मैं बताऊंगा कि अगर आपको याद नहीं रहा तो आप बोर्ड एग्जाम कैसे पास करें, आप कैसे रिवीजन करें कि आपको याद होने लगे। मैं आपको इसका एक वीडियो दे दूंगा, आपको एक मोटिवेशन में वीडियो अलग से दे दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। विद्युत रासायनिक श्रेणी के आधार पर व्याख्या कीजिए कि क्योंकि कॉपर तन सल्फ्यूरिक अम्ल में घुलकर हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता है। 2017 और 18 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए मेरे प्यारे साथी, आप लोग अब आंसर लिखिए। आप लिखेंगे उत्तर में लिखेंगे हम जानते हैं। क्या है? हम जानते हैं कि जो धातु सक्रिय श्रेणी में, क्या है हम जानते हैं
कि जो धातु सक्रिय श्रेणी में क्या है, सक्रिय श्रेणी में हाइड्रोजन से क्या है, हाइड्रोजन से ऊपर स्थित है, क्या है, हाइड्रोजन से ऊपर स्थित है, वे ही अम्लों में क्या है, वे ही अम्लों में से हाइड्रोजन विस्थापन कर पाती है, क्या है, हाइड्रोजन विस्थापन क्या होगा, हाइड्रोजन क्या होगा, हाइड्रोजन विस्थापन क्या होगा, हाइड्रोजन विस्थापित कर पाती है। वैद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर हाइड्रोजन से नीचे स्थित है, क्या है, में कॉपर हाइड्रोजन से नीचे स्थित है। अब लिखेंगे अतः अतः कॉपर तन सल्फ्यूरिक अम्ल में घुलकर हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता है, क्या है, गैस मुक्त नहीं करता है, क्या है, गैस मुक्त नहीं करता है। तो आप लोग एक बार और इसको ध्यान देंगे और आप लोग नोट नहीं किए नोट कर लेंगे। अगर नहीं नोट कर पा रहे हैं तो आपको इसका पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में दे दूंगा। तो चलिए देखिए, आपको उत्तर में एक बार और ध्यान देंगे। हम जानते हैं कि जो धातु सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर स्थित है, क्या है, हम जानते हैं कि जो धातु सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर उपस्थित हैं, वे ही अम्लों में हाइड्रोजन विस्थापित कर पाते हैं, क्या है, वे अम्लों में हाइड्रोजन विस्थापित कर पाती हैं। वैद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, वैद्युत क्या है, वैद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर हाइड्रोजन से नीचे स्थित है, क्या है, वैद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर हाइड्रोजन से नीचे क्या है, नीचे एकदम नीचे उपस्थित है, क्या है, नीचे स्थित है, क्या है, नीचे स्थित है। अतः कॉपर तन सल्फ्यूरिक अम्ल घोलकर हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता है, क्या है, कॉपर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में घुलकर हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता है। तो देखिए मेरे प्यारे साथी, हम लोग आज के इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन को पढ़े थे और हम लोग अगले पार्ट में इससे भी अभी आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में टारगेट आपका 70 रहने वाला है। तो स्टूडेंट हम लोग इस क्लास में कितने क्वेश्चन को पढ़ें, देखिए हम लोग इस क्लास में यहाँ पर आप लोग गौर करेंगे कि रंग सूचक क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग पढ़ें। इसमें आपको या करके दिया जाएगा, यहाँ पे दूसरा मिथाइल ऑरेंज को भी दिया गया, हम लोग इस क्वेश्चन को पढ़ें। और यहाँ पे देखिए हम लोग को यहाँ पे इसको 3 तरह का पूछा, पीएच की परिभाषा दीजिए, इसका हाइड्रो आयन सांद्रता के लिए संबंध बताइए, पीएच का मूल्य क्या है, हमारे दैनिक जीवन में इसका महत्व समझाइए। और यही या करके देगा पीएच मान से आप क्या समझते हैं, शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, क्या है, सांद्रता। और हम लोग देखिए यहाँ पर अगले क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर ये जो मेरा अगला क्वेश्चन है, कास्टिक सोडा प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग मैंने बताया, प्लास्टर ऑफ पेरिस का एक उपयोग मैंने यहाँ पे लिखा। अब आपको मैं विद्युत रासायनिक श्रेणी के आधार पे व्याख्या कीजिए, क्योंकि कॉपर तन सल्फ्यूरिक अम्ल घुलकर हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता है, तो हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। तो स्टूडेंट हम लोग आज के इस वीडियो में इतने ही पढ़ेंगे। हम लोग अगले क्लास में अभी भी हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन इसमें बने हैं, बच्चे हम लोग पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट एक बार आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि आपको पॉलिटेक्निक या बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन आए, सबसे पहले आप लोग के पास उसका नोटिफिकेशन पहुंचे और आप लोग सबसे पहले उस चीज़ को देख पाएँ। अगर अभी तक आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। आप लोग वहाँ से जाके ज्वाइन हो जाएंगे। और जैसे ही मान लीजिए मैं क्लास एंड करता हूँ, ये जो मेरी क्लास है, मैं इस क्लास को जैसे एंड कर, अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो इसका पीडीएफ आपको हमारे ही टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ। तो स्टूडेंट अगर आपको कोई ऐसी भी जानकारी चाहिए तो आप व्हाट्सएप ग्रुप से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और आपको पॉलिटेक्निक के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए सुनहरा मौका है, क्योंकि हमारे चैनल में फ्री ऑफ कास्ट क्लासेस होने वाली है, डिप्लोमा इन फार्मेसी E1 और E2 दोनों की। और आपको
पॉलिटेक्निक क्या है, डिप्लोमा की भी क्लास जो ग्रुप ए E1 E2 के जितने भी आपको क्लास चलेंगी, आप लोग यहाँ हमारे इस चैनल से जुड़ के अपनी ये तैयारी को क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आपको अब सारी जानकारी दे दी गई है। तो स्टूडेंट आपको कोई डाउट या दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके उसे आप लोग बेहिचक पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई और दिक्कत है तो कमेंट करिए। तो स्टूडेंट आप लोग वीडियो को एक बार एंड करने से पहले आप लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, ताकि आपको सभी बच्चों को इस चीज़ के बारे में जानकारी हो जाए और वो भी इन चीज़ के बारे में पढ़ सके। क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम 2024 और डिप्लोमा इन फार्मेसी 2024, डिप्लोमा क्या है पॉलिटेक्निक इंटर 2024 के जितने भी स्टूडेंट हैं सब लोग इस चैनल से जुड़ के और सभी के पास इस चैनल का क्या है लिंक शेयर कर दीजिए, और सब लोग इस चैनल को बोलिए सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हो जाए। और मैं आपको एक बात बता दूं वीडियो एंड करने से पहले कि जो स्टूडेंट अगर चाहते हैं क्लास 10 और 12 में है और साथ में डिप्लोमा करना चाह रहे हैं पॉलिटेक्निक डिप्लोमा इन फार्मेसी और ग्रुप ए के करना चाहते हैं, उनके लिए मैं आपको मैं आपको इनको एक मोटिवेशन वीडियो लाऊंगा कि उनको कैसे तैयारी करना है। 10th स्टूडेंट और 12th वालों को भी साथ साथ डिप्लोमा की कैसे तैयारी करेंगे, मैं आपको उनका इसका एक वीडियो दे दूंगा, आप लोग वहां से जाके देखेंगे। तो स्टूडेंट बस इस वीडियो में इतने ही, हम आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।